हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट फाइल बताने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्राथमिक चिकित्सा का जो ये सिंबल होता है इसे ड्रॉ कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर अब मैं आपको आगे प्रोजेक्ट फाइल में क्या कैसे लिखना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको इंडेक्स बनाना है, उसमें सीरियल नंबर डालना है, डेट, टाइटल, पेज नंबर एंड टीचर सिग्नेचर लिखना है। फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है उसको मैं आपको बताऊंगी। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ व परिभाषा, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी नियम, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, घाव या चोट की प्राथमिक चिकित्सा, हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा, करंट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा, जलने पर प्राथमिक उपचार, सांप काटने पर प्राथमिक उपचार, कुत्ता काटने पर प्राथमिक उपचार। दोस्तों हम किन परिस्थितियों में इंसान को प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं और उनके क्या उपचार है वो आज मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक चिकित्सा, फिर हेडिंग डालते हैं अर्थ व परिभाषा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखना है, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। दोस्तों अगर किसी इंसान को चोट लगी हुई है या वह इंसान बीमार है तो उसको अस्पताल पहुंचाने से पहले उसके लिए हम जो भी प्रयास करते हैं घर पर ही या उसे जहाँ पे भी चोट लगी हो तो उसे ही हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उस आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास की किसी भी प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उसे जल्द से जल्द आराम मिल सके और अस्पताल ले जाते समय उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो और खून को बहने से भी रोका जा सके। परंतु गलत चिकित्सा देने से जान का खतरा भी बढ़ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित इमरजेंसी अवस्था में दी जाती है। किन किन अवस्था में इंसान को प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। दम घुटना यानी पानी में डूबने या फांसी के कारण, हृदय गति रुकना यानी कि हार्ट अटैक, पॉइंट 3 है खून बहना, शरीर में जहर का असर होना, जल जाना, हीट स्ट्रोक यानी कि गर्मी के कारण पानी की कमी, बेहोश होना या कोमा में चले जाना, मोच आना, हड्डी का टूटना और जानवर का काटना, जैसे कि कभी कभी सांप काट लेता है, कुत्ता काट लेता है। तो इस परिस्थितियों में कौन सी इमरजेंसी अवस्था में हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। चलिए हम इसके बारे में आगे बताते हैं आपको। दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। उसमें लिखना है विनाशक स्थिति से बचाना, घायल व्यक्ति की जान बचाना, बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना और कष्टों को रोकना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के क्या क्या सिद्धांत होते हैं दोस्तों, उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सांस की जांच करें तथा एबीसी नियम का पालन करें। अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा है तो जल्द से जल्द रक्त स्राव को रोकें, यानी कि किसी इंसान को अगर उसका ब्लड निकल रहा है यानी खून निकल रहा है तो सबसे पहले हमें उस खून को ब्लड रोकने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना चाहिए जिससे कि इंसान का खून ज़्यादा बाहर ना निकले। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा है तो उसे समझाएं और सांत्वना दें। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसे होश में लाने की कोशिश करें। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे होश में लाने के लिए उसके फेस पे हल्के हल्के पानी के छींटे मारने चाहिए जिससे उसको जल्दी से जल्दी होश में लाया जा सके। अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उसे सीधा करें व दर्द को कम करें। जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाएँ। प्राथमिक चिकित्सा का नियम एबीसी। दोस्तों एबीसी नियम क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा में वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ए में है श्वास नली की जांच, बी में है सांस की जांच, सी में है रक्त संचार की जांच। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ श्वास नली की जांच में क्या लिखना है। दोस्तों श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह के मांसपेशियों में ढीला पड़ जाने के कारण जीभ गले के पीछे भाग में गिर जाती है जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाती है। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसके निश्चित जगह पर खींचकर लाएं, फिर यह सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी भी प्रकार का रुकाव ना हो। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। सांस की जाँच कैसे करनी है।
प्राथमिक उपचार में, उसको मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने और महसूस करें। दोस्तों, अगर हमें सांस की जांच करनी है तो सबसे पहले जो आपका कान है वो घायल जो भी इंसान को दिक्कत है उसके मुंह के पास ले जाएं, उसको सुने, देखें, महसूस करें कि उसकी सांस आ रही है या अंदर ही अटकी पड़ी है, तो इसे हमें महसूस करके देखना है। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको छाती को ध्यान से देखें, ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। आप उसकी छाती पे देख सकते हैं कि वो ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसी समय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशंस चालू करें, यानी कि अपने मुंह को उसके मुंह के पास ले जाकर उसमें हवा भरें, जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधा लिटाकर उसके मुंह को अपने मुंह से हवा भरा जाता है। इसको ही दोस्तों हम सांस की जांच बोलते हैं। इसी तरीके से हम सांस की जांच करते हैं। अब सी है रक्त संचार की जांच, यानी कि जो खून का वो है संचार हो रहा है या नहीं। चलिए अब हम इसमें क्या लिखना है, कैसे देखते हैं, जांच करते हैं। सबसे पहले घायल व्यक्ति नाड़ी जांच करें। इसके लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढें, यानी कि आर्टरी गर्दन के कान के नीचे पाई जाती है। पल्स की जांच के लिए 5 से 10 सेकंड लगते हैं। यदि व्यक्ति की दिल धड़कन चल रही है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशंस चालू रखें, और यदि नहीं चल रही है तो बिना किए CPR भी चालू कर दें। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशंस के साथ इसमें एक बार मुंह से हवा देने के बाद मरीज के दिल के ऊपर एक हाथ से ऊपर दूसरा हाथ रखकर जोर जोर से 4 बार दबाएं। जब तक घायल व्यक्ति श्वास ना लेने लगे तो CPR के लिए 2 व्यक्ति जरूर होना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति माउथ टू माउथ रेस्पिरेशंस करेगा। चलो दोस्तों, ये तो मैंने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के समय स्वयं को इन्फेक्शन से बचाएं। दोस्तों, हमें खुद को भी प्रोटेक्ट करना होता है कि उसके बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो हमें खुद को इफ़ेक्ट ना करे, तो उसके भी बचाव के लिए क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या लिखना है, ध्यान रहे कि स्वयं को और घायल व्यक्ति को एक दूसरे से कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन से रक्त जनित संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा हो जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV या एड्स। दोस्तों, दस्ताने का प्रयोग करें, हाथों को अच्छे से धोएं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा पेटी होती है उसमें क्या लिखना है आपको, रक्त संचार व श्वास नली के लिए, आघात व चोटों के लिए। इसमें रक्त संचार या श्वास नली के लिए क्या क्या होना चाहिए, और अगर किसी इंसान को चोट लगी है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। उस पेटी में सबसे पहले रक्त संचार के लिए पेटी में क्या होना चाहिए, मुंह के लिए मास्क, चेहरे के लिए शील्ड, रक्त दाब मापी, स्टेथोस्कोप, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, अन्य सामग्री रुई, स्प्रेड, आयोडीन लोशन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर दोस्तों, जब चोट लगी होती है उसके लिए पेटी में क्या होने चाहिए, चिपकाने वाली पट्टी, बैंडेड, स्किटलिंग प्लास्टर, मोल स्किन यानी छाले के लिए, ड्रेसिंग की सामग्री, रोल, इलास्टिक, जलरोधक व त्रिकोणी बैंडेज, बटरफ्लाई, क्लोरोसोल स्टेप्स, सेलाइन यानी घाव धोने के लिए साबुन, डेटॉल, बर्न ड्रेसिंग्स एंड कैंची। दोस्तों, इतनी सामान आपके पास प्राथमिक चिकित्सा वाली पेटी में होना चाहिए। फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी दवाएं। दोस्तों, इसमें कौन कौन सी ज़रूरी दवाएं, जिसका एक नॉर्मल इंसान को भी नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या दें, किस चीज़ में, किस चोट पे क्या लगाना चाहिए और किस बीमारी में क्या दवा देनी चाहिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें थोड़ा खुद भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी दवा देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है दर्द दूर करने के लिए पैरासीटामॉल, डिक्लोरोफेन, और दिल का दौरा पड़ने पर एस्प्रिन या सोर्बिट्रेट, और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के लिए एलोवेरा जेल और क्लोरोबेटासो। अस्थमा रोगी के लिए इसमें दोस्तों एस्थलीन इनहेलर या सल्बूटामॉल देना चाहिए। ये जो दवाएं हैं इनको दोस्तों देनी चाहिए, ये फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी दवाएं हैं। घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल कौन कौन से लोशन होने चाहिए, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, H2O2 हो गया, और दस्त रोग के लिए ORS हो गया, लैक्टिक एसिड बेसिल होना चाहिए आपके लिए। और दोस्तों, उल्टी के लिए आपको मेटोक्लोप्रामिड आदि ऐसी दवाई देनी चाहिए। इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोड्यूसर्स, यानी कि
घाव या चोट के इलाज में आपको क्या लिखना है दोस्तों, उसमें शरीर से खून बहने पर प्राथमिक चिकित्सा, तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। यदि घाव बहुत गहरा हो, 10 मिनट बाद भी खून ना रुके तो ब्लीडिंग को रोके, यानी चोट की जगह पर किसी कपड़े की मदद से जो दबाकर रखें। घाव साफ करें, गुनगुने पानी व डेटॉल से धोएं व खुले घाव में H2O2 लगाएं। चोट पर एंटीबैक्टीरियल मरहम लगा के बैंडेज उसमें लगाना चाहिए। आगे की चिकित्सा के लिए नज़दीकी अस्पताल को ले जाएं। फिर आगे चलते हैं। हड्डी टूटने पर, खेलते समय या किसी भी दुर्घटना के कारण अगर हड्डी टूटना भी जानलेवा हो सकती है। इसके क्या क्या लक्षण हैं दोस्तों, चोट की जगह छूने व हिलाने पर दर्द होगा, चोट की जगह पर सूजन, सुन्न होना या नीला पड़ जाएगा, पैर को उठाने या चलने में समस्या होगी, अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो तो। इसमें क्या क्या चिकित्सा के स्टेप है। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो सर्वप्रथम ABC रूल फॉलो करें। दोस्तों अभी मैंने आपको ABC रूल ऊपर बताया हुआ है कि किसमें कैसे सांस के, अगर सांस को चेक करना होता है, रक्त संचार चेक करना होता है, तो आपको सबसे पहले ABC रूल फॉलो करना चाहिए। यदि खून बह रहा है तो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करें। यदि सदमा लगा है तो आराम से बात करें तथा सांत्वना दें, यानी उसे आराम से समझाएं। यदि हड्डी टूट गई है तो सीधा करके लकड़ी का तख्ता लगाकर मजबूती से बैंडेज बांध दें। चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ रखकर दबाएं। जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। और दोस्तों अगर हड्डी टूट जाए तब हमें क्या करना चाहिए। हड्डी टूटने पर, खेलते समय या किसी भी दुर्घटना के कारण हड्डी टूटना भी जानलेवा हो सकता है। इसमें भी चोट की जगह छूने व हिलाने पर दर्द होना, पैर को उठाने या चलने में समस्या होना, चोट की जगह पर सूजन, सुन्न होना या नीला पड़ना, अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो तो। चिकित्सा के स्टेप दोस्तों इसको मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, करंट लगने पर उपचार। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर खतरा करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है। यह इतना खतरनाक होता है कि अंदरूनी शरीर भी हो सकता है या पूरी तरीके से जानलेवा होता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं दोस्तों, हार्ट अटैक आना, अत्यधिक शरीर का जलना, उलझन में पड़ना, दौरा आना, सांस लेने में मुश्किल, मांसपेशियों में दर्द या फिर बेहोश हो जाना। इसके ये लक्षण होते हैं करंट लगने पर। इसमें चिकित्सा के स्टेप कौन से हैं। सबसे पहले बिजली के स्रोत को बंद करें, यानी कि सबसे पहले आपको बिजली को शट डाउन करना है। अगर संभवता हो तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड घायल को बिजली स्रोत से दूर करें। यदि आदमी होश में ना हो तो ABC रूल को फॉलो करें। चोट लगे स्थान पर बैंडेज लगाएं व जले स्थान को साफ कपड़े से ढक दें। जल्द से जल्द मरीज को नज़दीकी अस्पताल ले जाएं। दोस्तों कपड़ों में आग लग जाने पर हमें क्या करना चाहिए। यदि खाना बनाते समय किसी भी कारणवश व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो तुरंत कंबल से ढककर जमीन पर लुढ़काना चाहिए, उसके मुंह को नहीं ढकना चाहिए। जलते व्यक्ति पर पानी ना डालें। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे घाव अधिक गंभीर हो जाते हैं। इससे दोस्तों अगर आप पानी डाल देंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिक्कत होगी, उसमें छाले भी पड़ जाते हैं। व्यक्ति को एकांत जगह ले जाकर उसे चाय या दूध दे। यदि कपड़ा चिपक गया है तो आराम से उतारे व जले स्थान पर नारियल या जैतून का तेल लगा दे। जलने के अनेक कारण भी होते हैं, गर्मी से, आग से, रेडिएशन से, सूर्य किरण या रासायनिक पदार्थ तथा गर्म पानी से भी जलने के कारण हो सकते हैं। जलने की डिग्रियाँ, फर्स्ट डिग्री बर्न, यानी कि फर्स्ट डिग्री पे अगर इंसान जलता है तो उसमें क्या होता है, चमड़ी का ऊपरी भाग लाल हो जाता है, दर्द व सूजन होता है, त्वचा छूने पर सफ़ेद होना। अब जली त्वचा 1-2 दिन में निकल जाती है व घाव 3 दिन में भर जाता है। यदि आप फर्स्ट डिग्री पर बर्न होते हो तो उसमें ये होता है। इसका क्या उपचार है। जले स्थान को 5 मिनट तक ठंडा पानी में डुबाएं व सूजन व जलन कम होगी। एलोवेरा क्रीम लगाएं, हल्के बैंडेज से बांधे, दर्द कम करने की दवाइयाँ खाएं। सेकेंड डिग्री बर्न में दोस्तों क्या होता है, त्वचा थोड़े मोटे आकार में जलती है, दर्द व छाले हो जाते हैं, त्वचा बहुत लाल हो जाती है, सूजन हो जाती है, 2-3 हफ्ते में घाव भरता है। दोस्तों फर्स्ट डिग्री बर्न से ज़्यादा डेंजरस, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस सेकेंड डिग्री बर्न होता है दोस्तों। अब इसके क्या क्या उपचार हैं। 15 मिनट तक पानी में डुबोएं, यानी कि जो हिस्सा जल गया है उसको 15 मिनट तक पानी में डुबो कर रखें। एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं एंड प्रतिदिन नई ड्रेसिंग कराएं। दर्द कम करने की दवा व एंटीबायोटिक मेडिसिन खाएं। और थर्ड डिग्री बर्न पे दोस्तों ये उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल पे डेंजरस है। त्वचा की तीनों लेयर जल जाती हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। इसमें देखिए क्या क्या होता है।
इसमें त्वचा की जो तीनों लेयर होती है वो जल जाती है, त्वचा सफ़ेद हो जाती है, दर्द नहीं होता है क्योंकि न्यूरॉन डैमेज हो जाती है। दोस्तों अगर कोई भी इंसान 3rd डिग्री बर्न होता है तो उस इंसान को दर्द नहीं होता है जलने के कारण, क्योंकि उसका जो न्यूरॉन होता है वो डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से। घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके क्या क्या उपचार है हमें घर पे मतलब आपको प्राथमिक उपचार में उसे क्या करना है, मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाए, शरीर व उसके कपड़ों को ना छुए, घाव में जो चिपके हैं घाव को पानी में ना डालें और कोई भी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो सांप काटने पर, जहरीले सांप, वाइपर, क्रेट, कोबरा आदि से काटने पर जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा करें। सांप के काटने पर त्वचा में 2 लाल बिंदु जैसे निशान आते हैं। कोबरा या क्रेट के काटने पर न्यूरोलॉजिकल संबंधी लक्षण दिखते हैं और वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती है। इसीलिए सही एंटी वैक्सीन या सांप का सीरम चुनना आवश्यक है। इसके कौन कौन से लक्षण हैं दोस्तों? सांप के काटने पर इंसान को क्या होने लगता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं? सांप के काटने का निशान, दर्द या सुन्न होना, लाल पड़ जाना, गर्म लगना या सूजन आ जाना, ग्रंथियों में सूजन, आँखों में धुंधलापन व सांस लेने पर बात करने में मुश्किल होना, लाल बाहर निकलना, बेहोश होना या कोमा में चले जाना। दोस्तों इसमें चिकित्सा के क्या स्टेप हैं, चलिए उसे मैं आपको बता देती हूँ। पेशेंट को आराम, शांति व आश्वासन देना चाहिए। कटे स्थानों को साबुन से ज़्यादा पानी में धोएं। कटे स्थान के आसपास बर्फ लगाएं ताकि जहर ना फैले। पेशेंट को सोने ना दें, उस पर नज़र रखें। होश ना आने पर ABC रूल अपनाएं। जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल यानी हॉस्पिटल ले जाएं। दोस्तों कुत्ते के काटने पर क्या होता है, एक कुत्ते के मुंह में 66 अलग अलग प्रकार के वायरस व बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि रेबीज। इसमें चिकित्सा के क्या स्टेप है? घाव को तुरंत साबुन व पानी से धोएं। दोस्तों घाव को तुरंत पानी व साबुन से धोएं। 5 से 10 मिनट धोते समय ज़्यादा ना रगड़ें, थोड़ा या खून बहने दें, इससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है। तुरंत अस्पताल ले जाकर एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाएं। दोस्तों इतना ही हमें प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है। मैंने आपको एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे टॉपिक पर लेके आऊँगी, किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे। आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।